So the chapter metals and non-metals is about to get revised completely. हमने केमिकल और फिजिकल दोनों टाइप की प्रॉपर्टीज देख ली है, मेटल्स नॉन मेटल्स दोनों की। और अब हम थोड़ी सी बात जो इसमें बच गई है उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे, दैट इज रिलेटेड टू करोजन एंड आफ्टर करोजन। मतलब आपने पहले भी पढ़ा केमिकल रिएक्शंस में, जिसमें हम स्पेसिफिकली आयरन की रस्टिंग की बात करते हैं। स्पेसिफिकली मेटल्स अगर किसी तरह से करोड हो जाते हैं, दे रिएक्ट विद द सब्सटेंसेस अराउंड देम, तो उसके बाद उनकी बॉडी में किस तरह का चेंजेस आता है करोजन के साथ में। क्योंकि ये आयरन पर फोकस ज़्यादा है तो इसलिए रस्टिंग की बात होगी। रस्टिंग से कैसे प्रिवेंट किया, रस्टिंग को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है उसके बारे में बात होगी। और साथ में हम बात करेंगे अलॉयज के बारे में। हाँ, यानी अलॉयज किस किस मेटल से मिला करके और किस तरह से बनाए जाते हैं, कुछ अलॉयज के एग्जांपल्स भी हम लेंगे। तो करोजन की जब हम बात करते हैं तो एक एक्सपेरिमेंट आपकी बुक में दिया हुआ है, दैट इज टू प्रूव दैट मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन बोथ आर रिक्वायर्ड फॉर रस्टिंग। हाँ, रस्टिंग हम जब करोजन की बात करते हैं तो यहाँ पे आयरन की रस्टिंग की बात हो रही है ना। हालांकि हमने जब केमिकल रिएक्शन में पढ़ा था तो हमने सिल्वर आर्टिकल्स के बारे में भी बात की थी। सिल्वर H2S के हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ में स्लो रिएक्शन करता है, ब्लैक कलर का सब्सटेंस सिल्वर सल्फाइड बनता है। हाँ, तो अगर H2S के साथ वो एक्सपोज है सिल्वर, तो फिर उसकी सरफेस ब्लैक हो जाती है, ब्लैकनिंग ऑफ सिल्वर सरफेस, दैट इज करोजन ऑफ सिल्वर। हम उसको टार्निशिंग बोलते थे, टार्निशिंग ऑफ सिल्वर। इसी तरह से कॉपर के साथ भी होता है कि कॉपर रिएक्ट करता है स्लोली विद द कार्बन डाइऑक्साइड एंड मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर, और कॉपर कार्बोनेट बनता है। कॉपर कार्बोनेट इज ग्रीन इन कलर। तो कॉपर की सरफेस ग्रीनिश हो जाती है जब वो एक्सपोज होता है एटमॉस्फेयर को। ठीक है, ये करोजन है। तो करोजन दोनों तरह से हम सिल्वर और कॉपर दोनों को हम टार्निशिंग ऑफ सिल्वर या टार्निशिंग ऑफ कॉपर बोलते हैं। आयरन का जब करोजन होता है तो हम उसको रस्टिंग बोलते हैं। आयरन के करोजन में आयरन का रिएक्शन होता है ऑक्सीजन और मॉइस्चर के साथ में। और फेरिक ऑक्साइड जिसको हम बोलते हैं हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, Fe2O3.XH2O बन जाता है। तो ये एग्जांपल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। सिल्वर आर्टिकल्स बिकम ब्लैक आफ्टर सम टाइम व्हेन exposed to air. This is because it reacts with sulfur in the air. तो सल्फर हवा में, सल्फर इज अ सॉलिड, सल्फर तो होती नहीं, वो एक्चुअली H2S होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड होता है, टू फॉर्म अ कोटिंग ऑफ सिल्वर सल्फाइड। ठीक है, सिल्वर सल्फाइड इज ब्लैक इन कलर। कॉपर रिएक्ट्स विद मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस मॉइस्चर इन द एयर, स्लोली लूजेस इट्स शाइनी ब्राउन सरफेस एंड गेन्स अ ग्रीन कोट। दिस ग्रीन सब्सटेंस इज कॉपर कार्बोनेट। ये सब बातें अपने एमसीक्यूज के लिए भी इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज भी इंपॉर्टेंट है। Iron when exposed to moist air for a long time acquires a coating of a brown flaky substance called rust. हाँ, brown flaky substance rust है जो कि hydrated, इसके लिए वर्ड याद रखें, हम इसको बोलते हैं hydrated ferric oxide, Fe2O3.XH2O, where XH2O are the water of crystallization molecules which are not fixed in number, इसलिए हमने X लिखा है। तो रस्टिंग से क्योंकि बहुत नुकसान होता है तो हमको दो बातें सीखनी है, एक तो कंडीशंस इन विच रस्टिंग होती है और दूसरा उस रस्टिंग से हम आयरन की सरफेसेस को कैसे बचाएंगे। तो ये वाला एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें हमको 3 टेस्ट ट्यूब्स दी हुई हैं और इन तीनों टेस्ट ट्यूब में हमने आयरन नेल्स डाली हुई हैं। तीनों टेस्ट ट्यूब्स में कंडीशंस थोड़ी सी अलग अलग हैं। क्या कंडीशंस हैं कि यहाँ पर हमने वाटर और एयर, मतलब कि हमने सब में कॉक तो लगा रखा है लेकिन इसको एयर टाइट नहीं किया हुआ है। तो इसमें एयर भी है, मतलब इसमें ऑक्सीजन है, इसमें वाटर है और इसमें आयरन नेल्स जो हैं वो आप देख सकते हो कि रस्टी हो गई है, उसके ऊपर रस्ट आ गई है। अगर हम इस तरह से इसको 2-3 दिन के लिए छोड़ देंगे
तो 2-3 दिन के बाद हम देखेंगे कि आयरन नेल्स के ऊपर रस्ट आ गई है। हालांकि ये आयरन नेल्स जो हैं ये गैल्वेनाइज नहीं होनी चाहिए, इनके ऊपर जिंक की कोटिंग नहीं होनी चाहिए या किसी तरह का पेंट नहीं होना चाहिए, है ना। ये आयरन ही होना चाहिए, सरफेस पर आयरन होना चाहिए। दिस इज द प्रिकॉशन। दूसरे केस में आप देखें कि अगर आप बी टेस्ट ट्यूब में हमने वाटर लेकर के डिस्टिल वाटर लेते हैं, उसको बॉईल कर देते हैं, बॉईल कर देते हैं तो इसमें डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन निकल जाती है। फिर उसको टेस्ट ट्यूब में रखा है, उसके ऊपर लेयर ऑफ ऑयल जो कि ऊपर अगर एयर होगा तो उसको और उसमें से ऑक्सीजन को अंदर आने से रोकती है। लेयर ऑफ ऑयल प्रिवेंट्स एयर डिजॉल्विंग इन द वाटर। तो वो एयर के किसी भी कंपोनेंट को वाटर पे आने नहीं देगा। हाँ, कौन? ऑयल। तो बॉइल्ड वाटर में आपने ऑक्सीजन उसमें से निकाल दी, डिजॉल्व ऑक्सीजन, और नई ऑक्सीजन ऐड नहीं होने दे रहे हो, मतलब दीज नेल्स आर एक्सपोज्ड टू वाटर बट नॉट टू ऑक्सीजन। तो इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन यू विल सी दैट देयर विल बी नो रस्टिंग आफ्टर 1 to 3 days। हाँ, इसको बॉयल क्यों किया है? टू रिमूव एनी डिजॉल्व्ड एयर। और उस पे ऑयल की लेयर क्यों डाली है? टू प्रिवेंट द एयर टू गेट डिजॉल्व्ड इन वाटर। तो यहाँ पे हम क्या दिखा रहे हैं कि आयरन पर रस्टिंग ऑक्सीजन की एब्सेंस में पॉसिबल नहीं है। वाटर हो, मॉइस्चर हो और ऑक्सीजन ना हो तो फिर नहीं हो सकता रस्टिंग। थर्ड केस में देखें, इसमें ड्राई एयर है, वाटर तो है नहीं। एयर को ड्राई करने के लिए हम इसमें ड्राइंग एजेंट यानी कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड डाल देते हैं। इसको हम बोलते हैं एनहाइड्रस CaCl2, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, जो कि ड्राइंग एजेंट है। वो क्या करेगा? वो अगर कुछ मॉइस्चर एयर में होगी तो उसको भी एब्जॉर्ब कर लेगा एंड इट विल नॉट लेट द आयरन नेल्स टू गेट एक्सपोज टू मॉइस्चर। तो एयर है मतलब ऑक्सीजन है लेकिन मॉइस्चर नहीं है। In this test tube also you will see that there is no rusting। ठीक है, यहाँ भी रस्टिंग नहीं हो पाएगी। तो ये एक्सपेरिमेंट इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन। अगर ये हमारे एग्जाम में पूछा जाता है तो इसमें से बातें पूछी जाएंगी। ये बात पूछी जाएगी कि छोटी छोटी बातें जो यहाँ पे हैं कि हमने बॉईल क्यों किया है ये हमें पता होना चाहिए, ऑयल का लेयर क्यों डाला है ये पता होना चाहिए, कैल्शियम क्लोराइड इज अ ड्राइंग एजेंट, उसका क्या रोल है यहाँ पे, हाँ, यानी व्हाई वी आर यूजिंग ड्राइंग एजेंट है। तो ये सब बातें अगर आपने बता दी हैं तो बस ठीक है, यही बात हमसे पूछी जाएगी। तो ये तो हो गया कंडीशंस व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर रस्टिंग। अब प्रिवेंशन ऑफ करोजन, आयरन की रस्टिंग रोकना है या किसी भी मेटल की फॉर दैट मैटर अगर रस्टिंग करोजन रोकनी है तो उन फैक्टर्स को उस मेटल की सरफेस से दूर रखना पड़ेगा जिनकी वजह से रस्टिंग या करोजन होता है। जैसे हम रस्टिंग की बात कर रहे हैं अभी, तो रस्टिंग हो रही है ऑक्सीजन और मॉइस्चर की वजह से। तो आयरन की सरफेस को अगर ऑक्सीजन से और मॉइस्चर से दूर रखा जाए तो फिर रस्टिंग नहीं होगी। कैसे रखें? उसके ऊपर पेंट कर दो, ऑक्सीजन और वाटर आ नहीं पाएगा, या फिर उसके ऊपर कुछ ऑयल की लेयर चढ़ा दो। जब तक ऑयल रहेगा तब तक कम से कम आयरन और मॉइस्चर, ऑक्सीजन और मॉइस्चर आयरन की कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा। या फिर आप उसके ऊपर गैल्वेनाइजेशन कर दो। गैल्वेनाइजिंग इज अ प्रोसेस इन विच a thin layer of zinc is prepared on the surface of iron। आयरन की सरफेस जो है उस पर आप मोल्टन जिंक चढ़ा दोगे या फिर बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग आप जिंक चढ़ा दोगे तो हम कहते हैं गैल्वेनाइजेशन हो गया, मतलब कि उसके ऊपर जिंक की लेयर बन गई। और जिंक के लिए हमने कहा था कि वो डबल प्रोटेक्शन देता है। जिंक इज मोर रिएक्टिव एज कम्पेयर टू आयरन। तो जब आप जिंक की लेयर उस पर बनाते हैं और व्हेन दिस गैल्वेनाइज्ड आयरन इज एक्सपोज टू एयर तो वो ऑक्सीजन के साथ में जिंक रिएक्ट करता है। आयरन तो एक्सपोज हुआ ही नहीं तो रस्टिंग तो नहीं होती, लेकिन जिंक की रिएक्शन ऑक्सीजन से होने की वजह से एक एडिशनल लेयर उसके ऊपर चढ़ जाती है जिसको हम जिंक ऑक्साइड बोलते हैं। तो जिंक ऑक्साइड इज द फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर इज जिंक इटसेल्फ एंड द थर्ड इज आयरन। आयरन इज प्रोटेक्टेड अंडर 2 layers। सो इवन इफ इट इज ब्रोकन, जिंक ऑक्साइड की लेयर अगर ब्रेक हो जाती है तो एक्सपोज जिंक होता है ना कि आयरन।
और फिर ये जिंक फिर से ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके और जिंक ऑक्साइड की लेयर बनाता है, यानी कि इस ब्रोकन सरफेस को अपने आप ही रिपेयर कर लेता है। तो दिस इज द बेस्ट वे वी कैन प्रोटेक्ट आयरन फ्रॉम रस्टिंग। गैल्वेनाइजेशन इज कंसीडर्ड टू बी द बेस्ट वे फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम रस्टिंग। और इसके अलावा हम उसके ऊपर ग्रीसिंग कर सकते हैं, मतलब ग्रीस लगा सकते हैं, ऑयलिंग जैसा ही है। ऑयलिंग और ग्रीसिंग जो है वो टेम्पररी सॉल्यूशंस हैं, थोड़े टाइम के बाद में वो हट जाते हैं, इवापोरेट हो जाते हैं। क्रोम प्लेटिंग, जैसा कि आप देखते हो आपकी बाइसिकल के हैंडल बार्स बड़े चमकदार होते हैं, या वाटर टैप्स होते हैं हमारे बड़े चमकदार होते हैं, जो ब्रांडेड वाटर टैप्स आजकल चलते हैं, बड़े अच्छे दिखते हैं, ब्यूटिफिकेशन भी हो जाता है, प्लस वो करोजन से भी बचाते हैं, है ना। तो क्रोम प्लेटिंग, एनोडाइजिंग, एल्यूमिनियम के लिए होता है एनोडाइजिंग वैसे, और मेकिंग अलॉयज। हाँ, galvanization is a method of protecting steel and iron from rusting by coating them with thin layer of zinc. The galvanized article is protected against rusting even if the zinc coating is broken. Can you reason this out? हमने already इसको reason out कर दिया है। Alloying is a very important, basically यहाँ पे alloying ही हमको पढ़नी है खास करके। Alloying is a very good method of improving the properties of metal. We can get the desired properties by this method. For example, iron is the most widely used metal, but it is never used in its pure state. Pure state में iron use क्यों नहीं होता? क्योंकि pure state में वो बहुत उसकी malleability होती है, वो ductility भी होती है, soft होता है comparatively. This is because pure iron is very soft and stretches easily when hot. से गर्म करेंगे तो वो गर्म होने के बाद में वो मुड़ जाता है, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, उसकी टेंशन बेयरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। बट इफ इट इज मिक्स्ड विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन, कितना, ओनली 0.05%, इट बिकम्स हार्ड। तो आयरन को हार्ड बनाने के लिए उसमें 0.0 हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उसमें 0.05% कार्बन मिलाना पड़ता है, विच इज अ नॉन मेटल। ये एक मेटल और नॉन मेटल के अलॉय का एग्जाम्पल है, जो कि आयरन को हार्ड बनाने के लिए 0.05% कार्बन उसमें ऐड किया जाता है। दिस इज इम्पॉर्टेंट। व्हेन आयरन इज मिक्स्ड विद निकल एंड क्रोमियम, ये तो स्टेनलेस स्टील हो गया, वी गेट स्टेनलेस स्टील विच इज हार्ड एंड डज नॉट रस्ट। तो स्टेनलेस स्टील बनाना सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज होगी। Thus, if iron is mixed with some other substances, its properties change. In fact, the properties of any metal can be changed if it is mixed with some other substance. किसी भी मेटल को आप किसी और सब्सटेंस से मिला देंगे तो उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएगी। The substance added may be metal or a non-metal. An alloy is a homogeneous mixture of two or more metals or a metal and a non-metal. ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है। It is prepared by first melting. This is also important कि ये कैसे प्रिपेयर किया जाता है। तो फर्स्ट मेल्टिंग द प्राइमरी मेटल, जैसे आपको आयरन को प्रोटेक्ट करना है, स्टेनलेस स्टील बनाना है, तो आप आयरन को मेल्ट करके लिक्विफाई कर देंगे एंड देन डिसॉल्विंग द अदर एलिमेंट्स इन इट्स डेफिनेट प्रोपोर्शंस। जैसे आपको थोड़ा सा निकल डालना है, थोड़ा सा क्रोमियम डालना है, तो उनको बाद में ऐड कर देंगे। इट इज देन कूल्ड टू रूम टेम्परेचर, उसे ठंडा कर देंगे रूम टेम्परेचर के बराबर। Pure gold, known as 24 karat gold, is very soft. It is therefore not suitable for making jewelry. Jewelry बनाना है तो alloy बनाना पड़ेगा. It is alloyed with either silver or copper to make it hard. Generally in India, 22 karat gold is used for making ornaments. It means that 22 parts of pure gold is alloyed with 2 parts of either copper or silver. Very important, है ना, कि जो गोल्ड ज्वेलरी बनाने में यूज हो रहा है उसको वो इतना मजबूत होना चाहिए कि ज्वेलरी जो है वो टूट ना जाए। नहीं तो गोल्ड इज वेरी एक्सपेंसिव, नुकसान हो जाएगा अगर टूट के, समझो किसी ने चेन पहन रखी और टूट ही गई और गिर गई तो उसका नुकसान हो जाएगा, है ना। तो ज्वेलरी को ड्यूरेबल होना भी ज़रूरी है। गोल्ड की प्योरिटी थोड़ी सी कम कर दी जाती है, उसको अलॉइंग कर देते हैं उसका विद कॉपर और सिल्वर। If one of the metals is mercury, then the alloy is known as an amalgam. The electrical conductivity and melting point of an alloy is less than that of pure metals. It depends, है ना, हमेशा नहीं होता है ऐसा। कंडक्टिविटी, मेल्टिंग पॉइंट कभी कभी ज़्यादा भी होता है। जैसे आप नाइक्रोम बनाओगे निकल और क्रोमियम को मिला करके तो मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा भी हो जाएगा।
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ब्रास एंड अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक, ब्रोंज, alloy of copper and tin are not good conductors of electricity. They are not as good conductors of electricity, whereas copper is used for making electrical circuits. Solder, an alloy of lead and tin, very important, has a low melting point and is used for welding electrical wires together. ये पूरा का पूरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इस तरह की चीजें अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। हाँ, द वंडर ऑफ एंशियंट इंडियन मेटलर्जी, यहाँ पे ये हालांकि कम इंपॉर्टेंट है फिर भी इसको हम देख लें। द आयरन पिलर नियर द कुतुब मीनार इन दिल्ली was made around 400 before Christ by the iron workers of India. They had developed a process which prevented wrought iron from rusting. तो ये जो पिलर, दिस इज लाइकली बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ थिन फिल्म ऑफ मैग्नेटिक ऑक्साइड दैट इज Fe3O4 on the surface. As a result of finishing treatment given to the pillar, painting it with mixture of different salts, then heating and quenching, the iron pillar is 8 meter high and weighs 6 tons, 6000 kg. तो ये जो आयरन पिलर है ये दिल्ली में कुतुब मीनार के पास में जो खड़ा हुआ है इतना बड़ा, उस पर रस्टिंग नहीं हो रही है। हाँ, तो ज़रूर जो पुराने टाइम के लोग, जो एंशियंट टाइम के इंडियन जो कारीगर होते थे, उन्होंने इस तरह का कुछ मिक्सचर बना लिया कि आयरन के ऊपर अब रस्टिंग नहीं हो रही है ना। उनको मतलब पता था, 400 बिफोर क्राइस्ट भी उनको पता था कि ये कैसे किया जाता है। दैट इज अमेजिंग। तो विद दिस चैप्टर इज ओवर, इसका रिवीजन कंप्लीट हो गया। आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लें, हाँ, देख लें ये क्या क्या पॉइंट्स ऑफ रिवीजन है। मेटलर्जिकल पार्ट हमको इसमें पढ़ना ही था, बाकी हिस्सा जो है वो हमने पूरा पढ़ लिया है, अच्छे से रिवाइज कर लिया है। फिर भी कोई क्वेश्चन है, यू कैन कॉल मी और यू कैन मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप। थैंक यू।